नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आप देख रहे हैं वंदे राष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़े पैमाने पर कुछ फेरबदल किए हैं। आज वंदे राष्ट्र में हम समझेंगे कि राजनीति भारतीय जनता पार्टी की किस तरफ जा रही है, क्यों जा रही है। बीजेपी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और इसके साथ साथ कुछ अन्य प्रदेशों में अपने प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया है। ये बदलाव महत्वपूर्ण है। 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ ही पंजाब, हरियाणा और पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की पार्टी इकाई को अब नए प्रदेश अध्यक्ष मिल गए हैं। बदलाव के तहत दिल्ली की कमान पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मेहरोत्रा को सौंपी गई है। वहीं पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान केवल सिंह ढिल्लों, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की कमान अर्चना गुप्ता और त्रिपुरा प्रदेश अध्यक्ष की कमान अभिषेक देबरॉय को सौंपी गई है। अब जिस तरीके से यह परिवर्तन किया गया है, इसके पीछे वजह क्या है? एक पत्र जारी हुआ राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से और इसके बाद यह परिवर्तन सार्वजनिक हो गए। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीति को लगातार बहुत ही सलीके से और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाती है। इसके लिए अब किसी के जहन में कोई शक शुबा नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये परिवर्तन हुए क्यों। सबसे पहले बात हम करेंगे दिल्ली की। यहां नए प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मेहरोत्रा बनाए गए हैं। वो पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। हर्ष मेहरोत्रा केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं और उनके पास सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी है। वो वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे। हर्ष मेहरोत्रा को बेदाग छवि और समर्पित कार्यकर्ता होने का फल मिला है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। बेहतर संगठनकर्ता के रूप में वो जाने जाते हैं। उनका अनुभव काफी लंबा है। चर्चा है कि पार्टी आलाकमान नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिल्ली की संगठनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखने के साथ साथ अगले साल प्रस्तावित पंजाब चुनाव को भी प्रमुख आधार बनाने पर विचार कर रही है। इस वजह से प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ऐसे नेताओं के नामों की सूची बनाई गई जिनका सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता दिल्ली के साथ साथ पंजाब की राजनीति में भी बीजेपी के लिए फायदेमंद हो। हर्ष पंजाबी समुदाय से आते हैं, इसलिए भाजपा ने दिल्ली की मुखिया दिल्ली की ही बनाई और एक तीर से 2 शिकार साधे। हम आपको ये बताते हैं कि हर्ष मेहरोत्रा दरअसल कौन है, किस तरीके से वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। किताबें पढ़ने और खेलों का शौक रखते हैं हर्ष मेहरोत्रा, जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। बैडमिंटन, क्रिकेट और तैराकी उनके पसंदीदा खेल हैं और ये ज़माने से उनके पिताजी को भी काफ़ी शौक था इस चीज़ का और वही लेगेसी में वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वेलकम वार्ड से पार्षद का उन्होंने अपनी राजनीति में किसी समय पे चुनाव जीता था और उसके बाद से निरंतर वो आगे बढ़ते रहे। 2015 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वो मेयर भी बने। दिल्ली नगर निगम 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे और गौतम गंभीर के चुनाव लड़ने से जब इनकार करने पर उन्हें हर्ष मेहरोत्रा को ये टिकट दिया गया और उसके बाद वो सांसद बने। सामाजिक कार्यों में उनकी बड़ी सहभागिता रहती है। दधीची देहदान समिति के भी हर्ष मेहरोत्रा अध्यक्ष हैं। संस्था अंगदान और देहदान को लेकर जागरूकता का अभियान चलाती है। जो देहदान है उससे लोगों को और खासतौर से जो मेडिकल लाइन के लोग हैं उनको काफी मदद मिलती है। ऐसे शरीर आमतौर पर मेडिकल छात्रों के लिए दे दिए जाते हैं जिससे उनको अपनी रिसर्च में, अपनी कार्ययोजना में काफ़ी मदद मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पंजाब। पंजाब में अगले साल चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बीजेपी ने सुनील जाखड़ की जगह
पंजाब प्रदेश अध्यक्ष की कमान सरदार केवल सिंह ढिल्लों को सौंप दी है। बरनाला के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता केवल सिंह ढिल्लों के नाम की घोषणा के साथ ही पंजाब भाजपा में नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी नेतृत्व ऐसे समय में यह फैसला कर रहा है जब पंजाब में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ बढ़ाने की चुनौती है। केवल सिंह ढिल्लों बरनाला के तल्लेवाल गांव से संबंध रखते हैं। वो पंजाब के बड़े उद्योगपतियों और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। इसके साथ ही ढिल्लों ग्रुप के प्रमुख हैं और लंबे समय से कारोबार के साथ साथ राजनीति में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। ढिल्लों करीब 2 दशकों से पंजाब की राजनीति में सक्रिय हैं। हम अब आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ढिल्लों को मुखिया क्यों बनाया गया है। इस बात को भी हमें समझना होगा। देखिए, दिल्ली के रहने वाले हैं और माफ कीजिएगा, पंजाब में जिस तरीके की सियासत होती है वहां पर पग का यानी एक सिख का बड़ा महत्व है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर्स पंजाब से आते रहे वो पग नहीं रखते थे। प्रदेश अध्यक्ष रहे हों या फिर जो नेता रहे हों, वो इस जगह पर कमजोर पड़ते थे और पंजाब, चूंकि पंजाबियों की पहचान है पग, इस लिहाज से बीजेपी मात खाती थी। अब केवल सिंह ढिल्लों को जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, एक पगधारी को जब बीजेपी ने पंजाब की कमान भारतीय जनता पार्टी की सौंप दी है, तो ये फैक्टर जो पंजाब का था वो अब दूर हो गया। इस बात को भी हमें देखना होगा कि पंजाब एक बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर को लेकर के केंद्र सरकार लगातार अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल में हमने सत्ता परिवर्तन देखा, वहां के बॉर्डर्स जो पोरस थे उनको फेंसिंग वगैरह करने के लिए बीएसएफ को सौंप दिया गया है। उधर चिकन नेक का पूरा 22 किलोमीटर का इलाका असम और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों की जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर से सटती हैं, चिकन नेक जिसको कहा जाता है, वो पूरा इलाका केंद्र को दे दिया गया है। तो इस लिहाज से पंजाब भी बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी एरियाज को लेकर के भी। और पंजाब में एक समय पर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की जो मिलीजुली सरकार रही, उसका जिस तरीके का रिपरकेशन रहा, अब तो अकाली दल साथ में है नहीं, किसान आंदोलन में वो अलग हो गए थे। उसके बाद से जिस तरीके से बीजेपी लगातार जूझ रही है, जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि पंजाब में किस तरीके से वो अपने आप को मजबूत करे, उसमें उसकी जो सबसे बड़ी कमी थी कि कोई पगधारी पंजाब में उसका नेता नहीं था। उस चीज को उसने दूर कर दिया है और अब पंजाब में एक पगधारी केवल सिंह ढिल्लों भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेंगे और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले चुनाव में इनका भरपूर इस्तेमाल करेगी और जो बदलाव करने हैं उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ेगी। अब पंजाब से ही सटा हुआ है हरियाणा, जहां लंबे समय से अटकल चल रही थी कि कौन वहां पर किस तरीके का परिवर्तन हो सकता है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें कि मोहनलाल बडौली के स्थान पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अर्चना गुप्ता अभी तक मोहनलाल बडौली की टीम में प्रदेश महामंत्री के रूप में कार्य कर रही थीं। हरियाणा भाजपा के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष की अहम बागडोर सौंपी गई है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है। महिला नेतृत्व संगठनात्मक अनुभव के भरोसे के रूप में उसे देखा जा रहा है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता मूल रूप से पानीपत की रहने वाली हैं और व्यवसाय से रेडियोलॉजिस्ट हैं। 9 जुलाई 2024 को जब राई के पूर्व विधायक मोहनलाल बडौली को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तब उनकी टीम में शामिल 3 महामंत्रियों में कृष्ण कुमार बेदी और सुरेंद्र पुनिया के साथ साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता को भी जिम्मेदारी दी गई। तब से उन्होंने संगठन को लगातार मजबूत करने के लिए मेहनत की। अर्चना गुप्ता 2010 से 2016 तक विश्व हिंदू परिषद में जिला सह संयोजिका और हरियाणा उपाध्यक्ष जैसे पदों पर भी रही हैं। बाद में 4 सितंबर 2016 से 18 अगस्त 2020 तक उन्होंने महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनकी पहचान एक कुशल चिकित्सक
और प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बनी हुई है। आपको ये भी बता दें कि अर्चना गुप्ता के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो चिकित्सक होने के नाते राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्हें सलाह दी जाती थी कि महिलाओं के लिए ये अच्छा क्षेत्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राजनीति की लाइन को चुना। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ उन्होंने पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। ये भी ध्यान रखिएगा कि हरियाणा वही स्टेट है जहां पर एक समय पर कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ा विषय था। लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए अर्चना गुप्ता ने उस राज्य में अपनी एक पहचान बनाई, खुद आगे बढ़ी। परिवार सामाजिक कारणों से उनको भले रोकता रहा, लेकिन अपने परिवार को पहले समझाया और अब अपनी पार्टी में अपना स्थान बनाने के बाद वो प्रदेश को इस तरीके से लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मजबूती मिले। उन्होंने क्या कहा है ये भी आप सुनिए। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, चाहे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, पूरे के पूरे संगठन का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता में इतना विश्वास जताया कि उनको एक प्रदेश अध्यक्ष जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उन्होंने दी। और जहां तक आपने पूछा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर संगठन पहले ही काफी हमारा मजबूत है। और आइए अब लेकर के चलते हैं आपको त्रिपुरा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक देवराय के रूप में नया अध्यक्ष प्रदेश को दिया है। अभिषेक देवराय गोमती जिले के माताबाड़ी सीट से विधायक हैं। विधायक के तौर पर उनकी सक्रियता और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें संगठन मजबूत करने के लिए राज्य की कमान सौंपी है। अभिषेक देवराय का जन्म 1982 में त्रिपुरा के गोमती जिले के काकरा वन में हुआ था। उन्होंने 2020 में कर्नाटक की प्रसिद्ध राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल की। प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले वो संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहे। भाजपा के गोमती जिला इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। अभिषेक देवराय को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और केंद्रीय नेतृत्व काफी करीबी माने जाते हैं वो और भरोसेमंद माना जाता है। युवाओं के बीच में लोकप्रिय छवि और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ाव की वजह से उन्हें राज्य में मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि त्रिपुरा एक ऐसी स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बिना अपना आधार हुए धीरे धीरे न सिर्फ वहां के लोगों में अपनी सामाजिक समरसता बनाई। सुनील देवधर संगठन मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस चीज़ को लेकर के बहुत अपना बड़ी भूमिका निभाई। बाद में वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी भी त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के पास आई और अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे सिनेरियो को सेट किया है वो भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शिता को भी बताने के लिए काफी है। देखिए, दिल्ली में जिस व्यक्ति को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया उसका इंपैक्ट दिल्ली में जो रहेगा सो रहेगा। पंजाबी दिल्ली में भी रहते हैं और पंजाब से सीधे कनेक्टेड हैं, लिहाजा वो पंजाबी हैं और पंजाब तक असर डालेंगे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पगधारी है उसको वहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उस लिहाज से वो पंजाब को भी कैटर करेंगे, पंजाब में भी अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। साथ साथ पगधारी दिल्ली में भी बड़ी संख्या में है, वहां पर भी सिखों के बीच में बीजेपी की पैठ और ज्यादा मजबूत होगी। हर्ष मेहरोत्रा पगधारी नहीं है और केवल सिंह ढिल्लों पगधारी हैं, ये समझिए आप दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन। अब आइए आप दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता हैं, तो जो बनिया कम्युनिटी है उसको यहां पर टारगेट किया गया है, सवर्ण को टारगेट किया गया है और उधर हरियाणा में उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उसको भी उन्होंने एक महिला और दूसरा गुप्ता,
तो इस लिहाज से भी यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे तो वो भी बनिया कम्युनिटी से आते थे, दिल्ली के रहने वाले थे, मोदी और खट्टर ने एक साथ काम किया था, उस लिहाज से भी वो बड़ा महत्वपूर्ण दौर था। लेकिन अब काफी चीजें आगे बढ़ गई हैं, सीएम बदल चुके हैं और नए सिरे से पार्टी को अपनी तैयारी वहां पर करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सोच है, जिस तरीके की राजनीति है, जिस तरीके के इक्वेशंस वो बनाने में माहिर मानी जाती है, उसका एक और नजारा उसने अपने 4 राज्यों में प्रस्तुत किया है। अब हम बीजेपी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक का नाटक भी लोगों को कौतूहल पैदा कर रहा है। कर्नाटक में सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम की कुर्सी छोड़ चुके हैं। डीके शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, लगभग ये बात तय है, लेकिन धीरे धीरे सुर्खियों में आना बाकी है। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा देकर बीते कुछ दिनों से चल रही सभी राजनीतिक अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। कर्नाटक में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें पद छोड़कर डीके शिव कुमार के लिए रास्ता बनाने को कहा। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। अपनी तरह से विरोध तो सभी करते हैं, उन्होंने भी किया था, लेकिन वो बात बनी नहीं। और जब बनी तो इस तरीके से कि जो कांग्रेस का आला कमान हो उसको माइलेज मिले। हालांकि विदाई के दौरान सिद्धारमैया ने अपने तेवर बरकरार रखे। उन्होंने कहा कि वो कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस हाईकमान की ओर से दिए गए राज्यसभा सीट के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। आपको यह भी बता दें कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही है। ऐसे में उनके इस्तीफे को कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संतुलन के बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस्तीफा देने के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि जब हाईकमान ने मुझसे इस्तीफा देने को कहा तो मैंने इस्तीफा दे दिया। 2 दिन पहले हाईकमान ने मुझसे पद छोड़ने को कहा था, मैंने इसलिए इस्तीफा दे दिया है। अब जो दूसरा हिस्सा है, डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ही किया। देखते ही देखते डीके शिव कुमार के आवास के बाहर हलचल बढ़ गई और बकरीद के खास मौके पर किसने कुर्बानी दी और किसने ली, ये एक अलग तरीके की बहस का विषय बन गया। लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देशन में ये सीन क्रिएट करके एकजुटता के संदेश को देने की जो कोशिश हुई, उसमें कांग्रेस आलाकमान अपनी तरह से सफल रहा है। सिद्धारमैया को हटाना कांग्रेस नेतृत्व के लिए काफी जोखिम भरा कदम है। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल से अलग मिसाल पेश करते हुए सिद्धारमैया ने हंसते हंसते कांग्रेस आलाकमान के कहने पर कुर्सी तो सौंप दी, लेकिन जाते जाते पिछड़े वर्ग की कास्ट सर्वे रिपोर्ट स्वीकार करके डीके शिव कुमार के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा कर दी। डीके राहुल गांधी की पसंद माने जाते हैं, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति में डीके शिव कुमार की ज्यादातर भूमिका संकट मोचक की रही है। आपको याद होगा, एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और विधायकों ने बगावत कर दी, तो उनको मनाने में भी डीके शिव कुमार ही पहुंचे थे। सरकार तो नहीं बची, लेकिन डीके शिव कुमार के प्रयासों में कोई कमी नहीं रही और उनका जो भरोसा आलाकमान के साथ में था वो और मजबूत हुआ। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष होते हुए भी डीके शिव कुमार को ज्यादातर ट्रबल शूटर के रोल में ही पाया गया है। अब उसी संकट मोचक को बेहतर प्रशासक के तौर पर खुद को साबित करना होगा और डीके शिव कुमार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। कर्नाटक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले 77 साल के दिग्गज नेता सिद्धारमैया ने अपने सीएम का कार्यकाल खत्म होने से 2 साल पहले ही पद छोड़ दिया। सिद्धारमैया ने 7 जनवरी को कांग्रेस के ही दिग्गज नेता देवराज अरस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 7 जनवरी को 2792 दिन पूरे किए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि सिद्धारमैया का राजनीतिक सफर किस तरीके का रहा है। 1947 मैसूर जिले के सिद्धारामानहुंडी गांव में उनका जन्म हुआ। कानून की पढ़ाई की और मैसूर में कुछ समय तक उन्होंने वकालत भी की। इसके साथ साथ 1983 में लोकदल के टिकट पर वो पहली बार विधायक बने। विधायक बनने के बाद रामकृष्ण हेगड़े की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री बने। राजनीति उनकी आगे बढ़ती रही।
जनता दल सेक्युलर सरकार में 2 बार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी रहे। अपनी राजनीति को जब और उन्होंने धार दी, एचडी देवगौड़ा से मतभेदों के बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए और यहां से उन्होंने अपनी राजनीति को और ज्यादा धार देना शुरू किया। 9 बार विधायक चुने जा चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। राजनीतिक करियर में 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार 2013 में मुख्यमंत्री बने और अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद 5 साल के अंतराल के बाद 2023 में वो फिर से इस शीर्ष पद पर पहुंचे कर्नाटक में, लेकिन इस बार उनका कार्यकाल 2.5 साल का ही रहा। वजह यह भी है कि डीके शिव कुमार कांग्रेस में जो ट्रबल शूटर के रूप में जाने जाते हैं, अलग अलग जगहों पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से संकट में पड़ने के बाद उसे उबारा, उसका एक क्रेडिट उनको चाहिए था। इसीलिए 2.5 साल का फॉर्मूला तैयार हुआ और अब 2.5 साल पूरे होने के बाद कांग्रेस आलाकमान के सामने ये बात थी कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने छात्र राजनीति से शुरू होकर कांग्रेस के संकट मोचक और मजबूत संगठनकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई और अब मुख्यमंत्री पद के न सिर्फ दावेदार बल्कि एक तरीके से उनका नाम तय ही कर दिया गया है। डीके शिव कुमार ने 18 साल की उम्र में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से राजनीति की शुरुआत की और 1981 से 1983 के बीच वो बेंगलुरु जिला NSUI के अध्यक्ष भी रहे। बाद में युवा कांग्रेस से जुड़े और कर्नाटक इकाई के महासचिव बने। 1985 में कांग्रेस ने उन्हें सथानूर विधानसभा सीट से जनता दल के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा। वो चुनाव हार गए, लेकिन उनकी मजबूत चुनौती ने उन्हें राज्य राजनीति में पहचान दिलाई। 1987 में वो बेंगलुरु ग्रामीण जिला परिषद के सदस्य चुने गए और 1989 में पहली बार कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने। इसके बाद उन्होंने लगातार अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की। 1990 के दशक में शिव कुमार का कद कांग्रेस में तेजी से बढ़ा। एस बंगारप्पा सरकार को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई, मंत्री बने। उस समय राज्य के सबसे युवा मंत्रियों में डीके शिव कुमार का नाम था। शिव कुमार की राजनीतिक सफर विवादों में भी रहा है। 2017 में आयकर विभाग ने उनसे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया। जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर उनका समर्थन किया, जिससे उनकी राजनीतिक छवि और मजबूत हुई। ये डीके शिव कुमार का राजनीतिक सफर है, जिससे वो लगातार आगे बढ़े और आज उस जगह तक, उस मुकाम तक वो पहुंचने के लिए सामने दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आमतौर पर कोई भी नेता पहुंचना चाहता है। कर्नाटक में आखिरकार राजनीतिक पटकथा पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है। चर्चा पिछले 1.5 साल से चल रही थी। संगठन के गलियारों में जिस तरीके की उठापटक मची हुई थी, वो भी अपने आप में काफी बड़ी चुनौती थी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो कांग्रेस न कर सकी, वो कर्नाटक में कर गई। लेकिन ये कांग्रेस को क्यों करना पड़ा? सिद्धारमैया को हटाया जाना महज कोई मुख्यमंत्री बदलने जैसा नहीं है। कर्नाटक की सामाजिक राजनीति के बड़े चेहरे को बदलने जैसा है, खासकर तब जब राहुल गांधी के एजेंडे में ओबीसी का मुद्दा सबसे ऊपर चल रहा है। लगता है कांग्रेस अपने पुराने अनुभवों से सबक ले चुकी है। सबक की एक झलक हाल ही में केरल में मुख्यमंत्री के नाम पर जब फैसला हुआ तब भी दिखी थी। जैसी मुलाकातें और बैठक सिद्धारमैया और कर्नाटक को लेकर हो रही हैं, पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर भी हो चुकी हैं, लेकिन वो सब बेनतीजा रही। ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस आलाकमान को जो सम्मान और महत्व सिद्धारमैया दे रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम रहते हुए भूपेश बघेल ने शायद उसमें कुछ कमी रखी। अशोक गहलोत गांधी परिवार के संदेश वाहकों को बगैर मिले बैरंग दिल्ली से लौटा देते थे। भूपेश बघेल ने भी किसी न किसी बहाने 5 साल बिता ही दिए और नतीजा ये हुआ कि अगले ही चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। कर्नाटक में कांग्रेस पुरानी गलतियां दोहराना नहीं चाहती। कर्नाटक में अभी 2 साल का कार्यकाल है। कांग्रेस चाहती है कि नए चेहरे के साथ चुनाव में उतरे, जिससे सत्ता विरोधी लहर को काउंटर करना भी आसान हो। सिद्धारमैया अभी 78 साल के हैं और अगले चुनाव में वो 80 के पार होंगे।
वहीं डीके शिव कुमार कांग्रेस की कमजोर कड़ी अभी भी बने हुए हैं। चुनाव के बाद उनके मुख्यमंत्री न बन पाने, उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप आड़े आए और सिद्धारमैया अपनी छवि को लेकर कर्नाटक की सामाजिक संरचना में फिट होते गए और हर तरह से भारी पड़े। डीके शिव कुमार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जा चुके हैं, फिलहाल जमानत पर हैं। कांग्रेस नेतृत्व के लिए डीके शिव कुमार दुधारी तलवार साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री बनाए जाने पर डीके शिव कुमार ने हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तरह जांच एजेंसियां एक बार फिर से उन पर अपना शिकंजा कस सकती हैं और मुख्यमंत्री न बनाए जाने की सूरत में उनके एकनाथ शिंदे बनने का खतरा है। कुर्बा समुदाय के कारण सिद्धारमैया पिछड़े वर्ग के लोगों में मजबूत पकड़ रखते हैं। सिद्धारमैया को हटाए जाने पर ओबीसी वोटर के बीच गलत संदेश भी जा सकता है। ओबीसी के जरिए राहुल गांधी के सोशल जस्टिस का एजेंडा बैकफायर कर सकता है और ऐसे में बीजेपी और जेडीएस कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हो सकते हैं। मतलब कांग्रेस अब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, ऐसी स्थिति में फंस गई है और यहीं पर उसको यह तय करना होगा कि वो किस तरीके से अपने राजनीतिक घटनाक्रम को संभालती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले और मैसेज क्लियर कट रखा, किसी तरीके की कोई कथा कहानी या कोई टकराव, ये चीजें बाहर नहीं आ पाई। अगर हुआ भी तो अंदर खाने ही रह गया। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जहां जो कुछ हो रहा है उससे ज्यादा उसकी चर्चा हो रही है। लिहाजा कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वो स्थितियों का परिवर्तन तो कर रही है, कर पा रही है, लेकिन उससे आगे निकल करके वो किस तरह से इस पूरे डैमेज कंट्रोल को संभालते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएगी। अब जब राजनीति की बात हो चुकी है तो आज जो महत्वपूर्ण दिन है उसकी भी बात कर लेते हैं। आज बकरीद है। बकरीद का त्योहार देश भर में शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया है। कानून के डर से इस त्योहार को जगह जगह शांतिपूर्वक मनाने के लिए पुलिस ने भी पूरी सख्ती की, अपनी बात को रखा। उपद्रवी पूरी तरीके से शांत रहें, यूपी टू बंगाल कोई दंगा बवाल इस तरीके की चीज ना हो, इसे भी ध्यान में रखा गया है। देश भर में जिस तरीके से ये त्योहार मनाया गया और जिस तरीके की स्थितियां बनी, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब आपको आगे की बात बताएंगे। आज देश भर में धूमधाम से मनाया गया है। धूमधाम से इसलिए कह रहे हैं कि जो धूमधाम होती थी वो इस बार हुई नहीं, इसलिए देश में शांति व्यवस्था भी बनी रही और हर जगह पर आम तौर पर किसी भी अप्रिय घटना का समाचार हमें नहीं मिला। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि देश में किसी त्योहार में जिस तरीके का उत्पात मचाया जाता था, जिस तरीके से वैमनस्यता को फैलाया जाता था और जिस तरीके की स्थितियां देश में बनाई जाती थी और उसके बाद उस पर राजनीति की जाती थी, उस पर लगाम लगी है। लेकिन इस लगाम को लगाने में हमारे देश प्रदेश की स्थानीय पुलिस को किस तरीके की मशक्कत करनी पड़ी है, यह भी समझना जरूरी है। देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा। साथ ही कई राज्यों में शिफ्टों में नमाज पढ़ी गई। कई जगह कुर्बानी को लेकर जो सख्त गाइडलाइंस तय की गई थी उसे सख्ती से लागू कराया गया। गाय की कुर्बानी पर पूरी तरीके से रोक रही। दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु तक प्रशासन पहले से हाई अलर्ट पर था। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की गई। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हुई। भीड़ नियंत्रण बना रहे, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए। यूपी में हजारों पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे। कई जिलों में कुर्बानी को लेकर साफ निर्देश जारी हुए थे कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। प्रशासन ने कहा था साफ साफ कि कानून तोड़ने वालों पर
सीधी कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे ज्यादा चर्चा जो पश्चिम बंगाल की रही, क्योंकि पिछले कई सालों में बकरीद के दौरान बंगाल में हिंसा, आगजनी और टकराव की खबरें आती थी, लेकिन इस बार प्रशासन बेहद सख्त था। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त फोर्सेस लगाई गई थी, कई जगहों पर खुले में कुर्बानी पर रोक लगाई गई थी। जिस बंगाल में पिछले कई साल से गाय की, गौवंश की कुर्बानी दी जाती थी, आज उस बंगाल में कुर्बानी तो दूर की बात। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गाय की पूजा की। ये तस्वीरें आप देखिए कि गौ पूजा किस तरीके से हो रही है। राजनीतिक गलियारों में अब तुलना शुरू हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि माहौल पहले जैसा नहीं रहा, जबकि बीजेपी इसे कानून के राज की जीत बता रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। आमतौर पर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो गौ पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब यहां शुभेंदु अधिकारी, जिन पर गमछा डाला था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, पूरा पैटर्न उन्होंने सेट किया है। भगवा तौलिया तो डाल करके वो अपनी कुर्सी पर बैठते ही हैं। गौ पूजा, गौ चरण वंदन उन्होंने किया, गौ पूजा की, और आज बकरीद के दिन की। ये मैसेज क्लियर कट है कि किस तरीके से बंगाल चलेगा, ये देश चलेगा। जो लोग 1947 के बाद भारत को अपना मान करके यहां पर रह गए हैं, उनको भी ये समझना होगा कि भारत किसका है, क्यों है, वो यहां पर क्यों रुके और किन चीजों का उन्हें सम्मान करना है। लेकिन ये भी बात है कि उत्तर प्रदेश, जहां योगी सरकार के आने के बाद प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी तो छोड़िए, पहले सड़क जाम पर जिस तरीके का आदेश आया, नमाज अदा की जाती थी, अब वो भी नहीं होती। यानी प्रदर्शनकारियों और हिंसक तत्वों में योगी सरकार का तगड़ा खौफ है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही मेरठ की, जहां एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले का सिंघम स्टाइल पूरे प्रदेश में वायरल हो गया है। बकरीद से कुछ समय पहले फुट मार्च के दौरान एसपी सिटी सीधे गैंगस्टर सलमान के घर पहुंचे। सलमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा गैंगस्टर है। फिलहाल जेल में था, लेकिन जेल से बाहर आ गया है बेल पर। मेरठ में जिला बदर चल रहा है। एसपी सिटी ने उसके भाई आमिर को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हुई तो आलीशान कोठी भी कुर्क होगी और गाड़ियों पर कार्रवाई भी होगी। सुनिए क्या बात हुई। कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, ठीक है, तो ऐसी तरतीब से कार्रवाई होगी कि फिर याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो गुनाह की ताकत पे जो बना है आलीशान, ठीक है, ये भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। अपराधियों के लिए हमारा सख्त मैसेज है। क्या मैसेज है आमिर भाई, ये आप अपने भाई को बता देना। क्या मैसेज है हमारा कि अगर शहर में किसी भी हालत में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था अगर बिगाड़ने का किसी ने प्रयास किया, खुद किया या किसी और से करवाया, वो कानूनन अपराध के तहत में और गैंगस्टर के तहत में संपत्ति कुर्क तक सब आर्थिक दंड से लेकर लीगल जितने भी प्राविधान है और जिस जिस चीज में आएगा सारी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी जिला बदर खत्म होकर जो घूम रहे हैं और दो गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं, तो उनको बता देना, ठीक है। और बाकी एक बार बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नौबत नहीं आनी पड़ेगी। हमारे देश में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कानून भी है। कानून डंडे से चलता है। अब इसके लिए क्या किया जाए कि अगर किसी को सिर्फ डंडे की ही भाषा समझ में आए, तो फिर जाहिर सी बात है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है डंडा चलाने की, वो डंडा चलाने से पहले भी एक चेतावनी जरूर देते हैं। उत्तर प्रदेश से गए अजय पाल शर्मा ने पश्चिम बंगाल में दी थी, तो आप देखिए कि किस तरीके का वहां पर जो खौफ था, लोग कम से कम निकल करके वोट तो डाल ही रहे थे, लोकतंत्र का उत्सव मना रहे थे, नतीजे आए। अब यहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, लेकिन कुछ हैं सिर फिरे जिनको अपनी तासीर से बड़ा इश्क है। उनकी तासीर कैसे ठंडी हो, उसका इंतजाम डंडे के जरिए ही अगर समझ में आता है तो फिर डंडा ही सही। कुर्बानी के दिन कई तरह की कुर्बानी देनी पड़ती हैं, जो सबसे अजीज होता है उसकी भी। और अगर किसी को अपना यही शौक पसंद है, भोकाल पसंद है, तो उसकी तासीर भी कुर्बानी इसी तरीके से ली जाती है। बहरहाल पुलिस प्रशासन ने देश भर में जो शांति व्यवस्था कायम रही कुर्बानी के इस त्योहार के मौके पर, बकरीद के मौके पर, उसके लिए कितनी जद्दोजहद की, वो इन तस्वीरों से आपको साफ हो जाएगा। अब हम आपको एक ऐसे इंटरव्यू की तरफ ले चलेंगे जो इसी वंदे राष्ट्र में अब से कुछ देर पहले हमने रिकॉर्ड किया है। बेन तिवारी जी हैं, एक फेडरेशन जिसने
रणबीर सिंह जो धुरंधर के एक्टर हैं उनके ऊपर कई तरीके के बैन लगा दिए हैं। अब वो बैन क्यों लगे हैं, क्या कारण है, क्या किया है रणबीर ने, ये सब उस इंटरव्यू के जरिए आपके सामने होगा। उस इंटरव्यू को मैंने बीएन तिवारी के साथ अब से कुछ देर पहले किया है। अब सीधे उस इंटरव्यू का रुख करते हैं।